बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में ज़्यादातर इन दोनों लॉज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम सिर्फ इन दोनों लॉज के बारे में ही डिस्कस करेंगे। लेट्स सी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ डिफरेंट स्टेटमेंट पर बेस्ड है। वन बाय वन हम सभी स्टेटमेंट को देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। लेट्स सी फर्स्ट स्टेटमेंट। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। हाँ, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। इसकी एग्जांपल है सूरज से हमें जो लाइट मिलती है, इस लाइट को ट्रीज केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह हम जो खाना खाते हैं उसमें केमिकल एनर्जी होती है। फिर हम जब कोई वर्क करते हैं तो यही केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट है द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो अपने तरफ के एनवायरनमेंट से पूरी तरह अलग रहता है। इसकी एग्जांपल एक थर्मास फ्लास्क। अगर थर्मास फ्लास्क परफेक्ट हो तो उसमें रखी चाय का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बिकॉज फ्लास्क के अंदर एनर्जी मतलब हीट नहीं आएगी और ना ही फ्लास्क के अंदर से मैटर मतलब भाप बाहर नहीं जाएगी। इसका मतलब है कि एनर्जी ना तो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होती है और ना ही किसी और चीज़ से इंटरैक्ट करती है। इस वजह से सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है व्हेन सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी डिसअपियर्स एंड एग्जैक्टली अनदर अमाउंट ऑफ एनर्जीज अपीयर। मतलब अगर एक सिस्टम में कुछ अमाउंट में एनर्जी डिसअपियर होती है तो एग्जैक्ट उतने ही अमाउंट में दूसरी एनर्जी अपीयर हो जाती है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स है, जैसे कि ऊंचाई पर जमाशुदा पानी रुका हुआ होता है, इस वजह से जमाशुदा पानी में पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर वही पानी नीचे गिरने लगे तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर अगर इस गिरते हुए पानी से बिजली पैदा की जाए तो वही काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह अगर एक ट्री पर अगर एप्पल लगा हुआ हो तो उस एप्पल में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, लेकिन जैसे ही वो एप्पल नीचे गिरेगा वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है जब फैन रन करता है तब फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से फैन घूमता है। फोर्थ स्टेटमेंट है नॉट पॉसिबल फॉर एनी मशीन टू प्रोड्यूस वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। मतलब कोई भी मशीन बगैर एनर्जी खर्च के काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल एक साइकिल एक टाइप की सिंपल मशीन है। जब एक लड़का साइकिल चलाता है तब वो पैडल को हरकत देता है। पैडल को मूव करने के लिए लड़के ने अपनी स्टोर्ड एनर्जी यूज की जो उसे फूड से मिली थी। पैडल को घुमाते ही क्या होता है कि उसकी केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब लड़का साइकिल चला रहा होता है तब साइकिल के पहिए फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस का सामना करते हैं। इन फोर्सेस पर काबू पाने के लिए मुसलसल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर लड़का पैडल चलाना बंद कर दे तो क्या होगा, साइकिल आहिस्ता आहिस्ता रुक जाएगी क्योंकि एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन उसे रोक देगी। इसका मतलब है साइकिल को आगे बढ़ाने का काम लड़के के पैडल चलाने की वजह से होता है। मीन्स लड़के के एनर्जी प्रोवाइड करने पर काम हो रहा है। अगर लड़का एनर्जी यूज ना करे तो हवा और फ्रिक्शन पर काबू पाने के लिए कोई एनर्जी नहीं होगी और साइकिल भी हरकत नहीं कर पाएगी। इसलिए एक साइकिल को चलाने के लिए काम सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब एनर्जी खर्च की जाए। एनर्जी सप्लाई के बगैर साइकिल अपनी जगह पर खड़ी रहेगी। तो बच्चों इस एग्जाम्पल से प्रूव होता है कोई भी मशीन एनर्जी खर्च किए बगैर काम नहीं कर सकती। फिफ्थ स्टेटमेंट है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब एक सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसकी एग्जांपल अगर एक बर्तन में वाटर को बॉईल करने के लिए रखा जाए तो एक सिस्टम होगा। वो सब कुछ जो सिस्टम से बाहर जैसे गैस, स्टू रूम और एटमॉस्फेयर सब सराउंडिंग है। जब वाटर को बॉईल किया जाता है तब गैस में जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। थर्मल एनर्जी पानी को हीट करती है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल्स तेजी से घूमने लगते हैं और उनका वाइब्रेशन बढ़ जाता है। जब पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है उस वक्त मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगते हैं। इस कन्वर्शन के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है जिसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। यानी बॉइलिंग के प्रोसेस में केमिकल एनर्जी पहले थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है
थर्मल एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है। फाइनली ये काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए लेटेंट हीट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। बच्चों, फर्स्ट लॉ की इक्वेशन को हम दो तरीके से लिखते हैं, डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू और डेल्टा इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट लॉ की इक्वेशन में प्लस साइन सही है कि माइनस साइन करेक्ट है। तो बच्चों, ये दोनों इक्वेशन ही फर्स्ट लॉ की करेक्ट इक्वेशन है। इसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं। इसे हम डेली लाइफ के एग्जांपल के थोड़ा समझेंगे। अगर हम प्रेशर कुकर की एग्जांपल ले तो यहाँ पर प्रेशर कुकर के अंदर मौजूद पानी और आलू सिस्टम है और प्रेशर कुकर के बाहर का इन्वायरमेंट सराउंडिंग है। केस फर्स्ट में अगर हम प्रेशर कुकर को गैस पर रख दे तो सिस्टम हीट एब्सॉर्ब करेगा। हीट इंक्रीज होने की वजह से सिस्टम में जो वाटर और पोटैटोज है उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब हम प्रेशर कुकर के ढक्कन को प्रेस करके बंद करते हैं तो इसका मतलब है हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। इस कंप्रेशन की वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। इसका मतलब है वर्क और हीट की वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की इक्वेशन होगी डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इस इक्वेशन में वर्क को सिस्टम पर किया गया काम माना जाता है। क्योंकि केस फर्स्ट में कंप्रेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा यू सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, क्यू सिस्टम में जो हीट एब्सॉर्ब हो रही है वो है, और डब्ल्यू सिस्टम पर जो वर्क किया गया है वो है। केस सेकंड में प्रेशर कुकर गैस पर है और गैस अभी भी ऑन है, जिसकी वजह से हीट अभी भी सिस्टम में ऐड हो रही है और सिस्टम में मौजूद वाटर और पोटैटोज की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। फिर सिस्टम में हीट और इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर बिल्डअप होता है। इस प्रेशर की वजह से कुकर की सीटी ऊपर उठती है और मैटर मतलब वाटर भाप के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। भाप का वॉल्व या सीटी के जरिए बाहर निकलना सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क है। इस एक्सपांशन की वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है हीट ऐड होने पर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, बट सिस्टम के वर्क करते ही इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की इक्वेशन होगी डेल्टा इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। इस इक्वेशन में वर्क या काम को बाय द सिस्टम या सिस्टम के थ्रू किया गया माना गया है। इसलिए यहाँ पर डेल्टा यू सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, क्यू सिस्टम में जो हीट एब्सॉर्ब हो रही है वो है, और डब्ल्यू वर्क है जो सिस्टम के थ्रू किया गया है। बच्चों, ये तो था फर्स्ट लॉ। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। सेकंड लॉ भी डिफरेंट स्टेटमेंट पर बेस्ड है, जिसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। मतलब जितने भी स्पॉन्टेनियस या नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं और ये प्रोसेस बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी या फोर्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऊंचाई से गिरता हुआ पानी एक स्पॉन्टेनियस या नेचुरल प्रोसेस की एग्जाम्पल। ऊपर से गिरने वाले पानी को किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिक ही नीचे गिर रहा है। और ऊंचाई से गिरने वाला पानी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस की भी एग्जाम्पल है, क्योंकि एक बार पानी नीचे गिर जाए तो वापस से ऊपर नहीं जा सकता। इस स्टेटमेंट की एक और एग्जाम्पल है, वो ये है कि अगर एक बॉल ढलान पर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये एक नेचुरल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यहाँ पर बॉल को नीचे की तरफ लुढ़कने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ी, ये खुद से ही नीचे की तरफ आ रहा है और ऊपर से नीचे गिरने के बाद बॉल वापस से ऑटोमेटिक ऊपर भी नहीं जा सकता, इसलिए ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसकी एक और एग्जाम्पल है, अगर एक मेटालिक रॉड के एक एंड को गर्म किया जाए तो उसका दूसरा एंड भी ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। रॉड के दूसरे एंड को गर्म होने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ी और रॉड के दूसरे हिस्से की हीट वापस भी नहीं आ सकती, इसलिए ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सेकंड लॉ की सेकंड स्टेटमेंट है ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेंड टू प्रोसीड टू अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो सिस्टम में इक्विलिब्रियम की स्टेट तक ही प्रोसीड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मेटेलिक रॉड है जिसका एक एंड हॉट है तो दूसरा एंड कोल्ड है। बच्चों, आप जानते होंगे कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ऑटोमेटिक ट्रांसफर होती है, तो यहाँ पर भी हीट हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ ट्रांसफर होगी, यहाँ तक कि कुछ टाइम के बाद दोनों एंड का टेम्परेचर सेम हो जाएगा।
इसका मतलब है सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा और सिस्टम में इक्विलिब्रियम के मेंटेन होते ही प्रोसेस रुक जाएगा। सेकंड लॉ की नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो केल्विन प्लांक साइंटिस्ट ने दी। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन अ सिंगल हीट सोर्स। मतलब एक मशीन की टोटल हीट वर्क में कन्वर्ट हो, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल एनिमेशन में आप देखते हो कि एक हीट सोर्स से 100 किलो जूल हीट इंजन में आ रही है और 100 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब है इंजन 100% एफिशिएंसी दे रहा है, बट अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक्स ऐसा होना इम्पॉसिबल है। बिकॉज एक मशीन में हमेशा 2 हीट रिजर्वायर्स होते हैं, जिनके एग्जाम्पल है कार और बाइक के इंजन। इनमें एक हीट सोर्स या हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है जहाँ से 100 किलो जूल हीट रिलीज होकर हीट इंजन में आती है और 40 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट होती है, और बाकी बची 60 किलो जूल हीट सिंक या लो टेम्परेचर रिजर्वायर में आकर स्टोर हो जाती है। बच्चों नेक्स्ट स्टेटमेंट क्लाउसियस साइंटिस्ट ने दी। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी। मीन्स ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो बिना कोई हीट या एनर्जी यूज किए हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर करे। फॉर एग्जाम्पल एनिमेशन में आप देखते हो कि एक कोल्ड बॉडी से 100 किलो जूल हीट फ्लो होते हुए 100 किलो जूल हीट हॉट बॉडी में एब्सॉर्ब हो रही है। मतलब बिना कोई हीट या एनर्जी या वर्क यूज किए हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो रही है। बट अकॉर्डिंग टू क्लाउसियस स्टेटमेंट ऐसा होना इम्पॉसिबल है, बिकॉज अगर किसी मशीन में कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी में ट्रांसफर करनी हो तो उसके लिए हीट या एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसकी एग्जांपल है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ एनर्जी या हीट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कंज्यूम होती है। रेफ्रिजरेटर में 40 किलो जूल वर्क या हीट मिलते ही 60 किलो जूल हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है और 100 किलो जूल हीट हॉट बॉडी में स्टोर हो जाती है। सेकंड लॉ की फिफ्थ स्टेटमेंट है द टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट आइस का मेल्ट होना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और आइस के मेल्ट होने पर आइस के मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होकर फ्रीली मूवमेंट करने लगते हैं। इसका मतलब है सिस्टम में डिसऑर्डर इंक्रीज हो जाता है और डिसऑर्डर इंक्रीज होने का मतलब है सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हुई मतलब सराउंडिंग की एंट्रोपी भी इंक्रीज हुई, इसलिए यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। नाउ लेट्स सी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बच्चों सेकंड लॉ के लिए 3 मेन इक्वेशंस है, जिनमें से फर्स्ट इक्वेशन हीट टेम्परेचर और एंट्रोपी के रिलेशनशिप पर बेस्ड है। इक्वेशन है ds इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी। ये इक्वेशन तब अप्लाई होती है जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो। यहाँ पर ds सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी है, डी क्यू रिवर्सिबल सिस्टम में जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो है, और t सिस्टम का टेम्परेचर है। सेकंड इक्वेशन है डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में डेल्टा एस यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी है। बच्चों ये इक्वेशन ये शो करती है कि पूरे यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है या फिर सेम रहती है अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो। इस प्रोसेस में एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं होती। थर्ड इक्वेशन है डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। यहाँ पर डेल्टा एस सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी है, डेल्टा एस सराउंडिंग की चेंज इन एंट्रोपी है, डेल्टा एस टोटल सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल चेंज इन एंट्रोपी है। बच्चों ये क्वेश्चन शो करती है कि पूरे यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपीज को कंबाइन करके मिलती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।